स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। हम देखते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। हम एसिड्स बेसिस डिस्कस किए, हमने डिफरेंट थ्योरीज भी देख रहे हैं कि एसिड्स को डिफाइन करें या बेसिस को डिफाइन करें तो हम किस तरह उनको डिफाइन करते हैं एक्चुअली। अब हम ये देखेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि न्यूट्रलाइज या न्यूट्रलाइज करना क्या होता है कि कोई चीज़ पॉजिटिव है, ठीक है ना, उसके साथ उसका नेगेटिव पार्ट ले आए तो क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, इसका इफेक्ट जीरो हो जाएगा। इसी तरह हम देखते हैं कि दो ऑपोजिट पार्ट्स ले आए हम तो क्या हो जाता है, इफेक्ट जो है वो जीरो हो जाता है, ठीक है ना। तो इसी तरह क्या होता है कि न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है हमारे पास, कि हमारे पास एक एसिड होता है, ठीक है, और उसके साथ एक बेस होती है, ठीक है। जब दोनों को ऐड किया आपस में तो दोनों का इफेक्ट जो है वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। दोनों का इफेक्ट न्यूट्रल हो जाता है, नलिफाई हो जाता है, ठीक है, कैंसिल हो जाता है। तो हम कहते हैं कि क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, ठीक है। जो अब यानी कि अगर एक एसिडिक सोल्यूशन था मेरे पास, ठीक है, और दूसरा क्या था, दूसरा मेरे पास बेसिक सॉल्यूशन था, दोनों को मैंने मिला दिया, ठीक है ना, इक्वल क्वांटिटी में दोनों मौजूद थे, इक्वली स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है। तो मैंने जब उनको मिला दिया तो मैं देखती हूँ कि मेरे पास क्या चीज़ आ गई, मेरे पास जो है वो एक न्यूट्रल सोल्यूशन आ गया, यानी कि दोनों ने आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं किस तरह से और क्या रिएक्शन होता है, हम सारा कुछ देखेंगे इसके अंदर। और हम देखते हैं जिस तरह से यहाँ पे हमें एक पिक्चर नजर आ रही है ना, इस पिक्चर में क्या हो रहा है कि एक की जो है वो एक साहब क्या कर रहे हैं कि एसिड डाल रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ से, और दूसरे साहब क्या कर रहे हैं, वो बेस डाल रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे वो बेस डाल रहे हैं। अब होगा क्या कि ज्यादा एसिड हो जाएगा तो क्या होगा, ये जो पॉइंटर है वो इस तरफ मूव करना शुरू कर देगा। पीएच क्या होती है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, हम ये भी लिख देते हैं यहाँ पे, ये कि पीएच क्या होती है, पीएच होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, एच हाइड्रोजन, ठीक है। अब पावर ऑफ हाइड्रोजन किस तरह से होती है कि हाइड्रोजन आयंस कितने मौजूद हैं सॉल्यूशन में, इसको कैलकुलेट करती है। और हमने कहा था कि एसिड्स जो हैं वो रिलीज करते हैं हाइड्रोजन आयंस, ठीक है, हाइड्रोजन आयंस एसिड्स रिलीज करते हैं ना। तो अब हम देखते हैं किस तरह से कि जब हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो ये जो पॉइंटर है ना वो इस तरफ मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। और जो पीएच का स्केल है ना उस पर हमें क्या हम देखते हैं कि एसिडिक की वजह से पॉइंटर जो है वो इधर 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 मूव करता चला जाएगा, और इधर मूव करने की वजह से हम देखते हैं कि फाइनली जीरो तक भी जा सकता है, ठीक है, यानी 7 से 0 पे जाएगा। तो हमारे पास सोल्यूशन एसिडिक है और उसमें उसमें हाइड्रोजन आयंस जो है वो ज्यादा होते जा रहे हैं, ठीक है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि अगर इसमें बेसिक सोल्यूशन ज्यादा होता जाएगा तो जो पीएच का स्केल है, ठीक है ना, इस पे जो है वो क्या होगा कि ये जो पॉइंटर है उस इस तरफ मूव करता जाएगा, हाइड्रोजन आयंस की बजाय हाइड्रोक्सिल आयंस, ठीक है ना, ओ एच नेगेटिव आयंस। हम कहते हैं बेस के अंदर ओ एच नेगेटिव आयंस होते हैं ना, तो एच नेगेटिव आयंस जो है वो ज्यादा होते चले जाएंगे, और हम कहते हैं कि ये कौन सा सोल्यूशन होता है, ये होता है बेसिक सोल्यूशन, ठीक है। तो हम देखते हैं कि अगर ये दोनों जो है वो इक्वल क्वांटिटी में डाले जाएं, ठीक है, तो क्या होता है, हमारे पास पॉइंटर आ गया बीच में, 7 पे आ गया। अब 7 क्या होता है, 7 को हम कहते हैं कि क्या होता है, ये होता है न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है, ये हो गया न्यूट्रल पॉइंट, ये आ गया न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। पॉइंट के लिए मैं पीटी लिख देती हूँ, न्यूट्रल न्यूट्रल पॉइंट आ गया, ठीक है ना। अब हम ये देख लेते हैं कि जो न्यूट्रल पॉइंट है ये 7 है, ठीक है ना, और ये जो न्यूट्रल हो गया है इस रिएक्शन को कहते हैं कि यानी एसिड और बेस आपस में मिले, ठीक है, एसिड और बेस सॉल्यूशंस इनके आपस में मिले और एक न्यूट्रल सॉल्यूशन बना दिया जिसकी पीएच क्या है, 7 है, ठीक है ना 8 से 14 है, ना 6 से 0 है, बल्कि बीच में है 7। तो 7 का मतलब है न्यूट्रल पॉइंट पे ये न्यूट्रल हो गया, ठीक है ना। और हम देखते हैं कि इसका अगर एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल इसकी क्या आ जाएगी, हम लेते हैं एक स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, यहाँ हमने लिया एक स्ट्रॉन्ग एसिड, ये आ गया एक स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। इसको हम सही करके लिख देते हैं कि HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसका मैं रिएक्शन करवा रही हूँ एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। अब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, जो इजीली हाइड्रोजन आयंस दे देगा अपने एक्वस सोल्यूशन में, और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगी, जो इजीली हाइड्रोजन आयंस दे देगा अपने हाइड्रोक्सिल आयंस दे देगा अपने एक्वस सोल्यूशन में, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है वो एक्वस फॉर्म में है, यानी कि वाटर में इसका सोल्यूशन बना हुआ है। और हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड भी एक्वस फॉर्म में, इसका भी वाटर में क्या बना हुआ है, सोल्यूशन बना हुआ है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इसकी इससे क्या रिएक्शन होगा, इससे हम देखते हैं कि रिएक्शन होता है और उसके नतीजे में क्या चीज बनती है हमारे पास। हम देखते हैं कि जब वाटर में जाएंगे तो ये डिसोसिएट कर जाएंगे, ठीक है, एक्वस सोल्यूशन है मतलब कि वाटर में डिसॉल्व हुआ हुआ है, ये फॉर्म हमारे पास मौजूद है, ठीक है। इस फॉर्म में हम क्या देख रहे हैं,
इस फॉर्म में हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या मौजूद है। इस फॉर्म में हमारे पास मौजूद हैं हाइड्रोजन आइंस, ठीक है, ये आ गए हाइड्रोजन आइंस। हम लिखते हैं कहाँ पर है हाइड्रोजन आइंस, ये रहे जी हाइड्रोजन आइंस, इसमें से निकलेंगे, ठीक है। क्लोराइड आइंस है, ठीक है, अब क्लोराइड आइंस कहाँ पर है, ये रहे क्लोराइड आइंस, ठीक है। सोडियम आइंस मौजूद हैं, सोडियम आइंस कहाँ पर है जी, ये रहे सोडियम आइंस, ठीक है। और हाइड्रोक्सिल आइंस ये कहाँ मौजूद हैं, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जब टूटा वाटर में तो इसने क्या बनाया, हाइड्रोक्सिल आइंस और सोडियम आइंस, ठीक है। और जब HCl टूटा वाटर में तो इसने बनाए हाइड्रोजन आइंस और क्लोराइड आइंस, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि हमारे पास अब ये तो आ गए, ठीक है ना, ये आइंस आ गए इस तरह से। अब क्या होगा कि ये जो हाइड्रोक्सिल आइंस हैं और ये अटैक करेंगे हाइड्रोजन आइंस पे, ठीक है। और ये क्लोराइड आइंस चला जाएगा सोडियम आइंस के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा इसकी तरफ, ठीक है। तो यानी कि जो हाइड्रोजन है ये OH आइंस के साथ जो है वो बना लेगा, एसोसिएट कर जाएगा, ठीक है ना। यानी कि हम इसका जो है वो अलग से देख लेते हैं कि ये जो हाइड्रोजन आइंस होंगे ना वाटर में, ये हाइड्रोजन आइंस मौजूद हैं, ये क्या करेंगे, ये हाइड्रोक्सिल आइंस के साथ की तरफ अट्रैक्टेड होंगे, ठीक है। और क्या चीज बना लेंगे, बना लेंगे H, ये था, ठीक है, OH। अब ये HOH क्या है, ये हमें पता है कि H2O है, ठीक है, वाटर है, तो ये आ गया वाटर, तो ये हमारे पास वाटर आ गया, ये हमारे पास आइंस आ गए जो कि सॉल्यूशन में मौजूद थे, ठीक है। और ये हमारे पास रिएक्शन आ गया, ठीक है ना, ये हमारे पास जो है वो बॉन्ड बन गया है। इसी तरह सोडियम आइंस और क्लोराइड आइंस ये भी बॉन्ड बना लेंगे और हमारे पास नतीजतन क्या चीज़ आती है, हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास बन जाएगा सोडियम क्लोराइड, ये बन गया सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब ये क्या है, सॉल्ट है, ये वाटर में डिजोल्व फॉर्म में मौजूद होगा, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पर क्या चीज बनती है, हम देखते हैं कि यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा वाटर, ठीक है, जो यहाँ हमने बना के देख लिया OH आयन से, तो ये आ गया वाटर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो बीकर में हमने डाले थी ये चीज़ें, तो अब क्या हो गया है, इसका रिजल्ट देख लेते हैं। ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया, ठीक है, ये है जो हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नतीजे में बना है। यानी कि क्या हुआ, ये हम देख रहे हैं ये वाला हमारे पास स्ट्रक्चर है ना, ये वाटर का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, यानी कि वाटर बन गया, ठीक है ना। और साथ में क्या चीज़ बने, ये जो सोडियम आइंस है, ये सोडियम आइंस है, छोटे छोटे पॉजिटिव आइंस, और ये क्लोराइड आइंस है, ये आपस में अट्रैक्टेड है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव हमने अट्रैक्ट होते हैं आपस में, ये अट्रैक्ट हो रहे हैं और ये क्या बना रहे हैं, एक न्यूट्रल सॉल्ट बना रहे हैं, ठीक है, ये सॉल्ट आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे पास ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है कि जो हमारे पास एसिड होता है उसका हाइड्रोजन आयन, बेस का हाइड्रोक्सिल आयन, ये आपस में मिलके वाटर बनाते हैं, और जो बाकी आयंस होते हैं ना पॉजिटिव नेगेटिव, वो क्या करते हैं, वो जो है वो सॉल्ट बना लेते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि क्या होता है, अगर इसका हम जनरल रिएक्शन लिखें, यहाँ पर नीचे हम क्या करते हैं कि चले हम यहाँ पे जनरल फॉर्मूला जनरल्स का रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है। तो जनरल रिएक्शन में क्या होता है कि एसिड होता है प्लस बेस होती है हमारे पास, ठीक है। और ये क्या करते हैं, रिएक्ट करके बना लेते हैं सॉल्ट, और क्या बना लेते हैं, वाटर बना लेते हैं, ठीक है। चले वाटर को भी हम ऐसा करते हैं कि लिख देते हैं WATER, वाटर, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक और चीज देखेंगे कि क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड्स बन रहे हैं, ठीक है ना, बॉन्ड्स डिफरेंट बॉन्ड्स बन रहे हैं, ठीक है। ये तो डिसोसिएशन हुई थी वाटर में, लेकिन असल में क्या हो रहा है, बॉन्ड्स बन रहे हैं जिस तरह यहाँ बने। तो ये रिएक्शन क्या होता है, ये होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, ये होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब यानी कि जब बॉन्ड्स बनते हैं ना तो हीट रिलीज होती है, और जब हीट रिलीज होती है किसी रिएक्शन के नतीजे में तो उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब यहाँ पे हीट रिलीज हो गई, ठीक है ना, ये जो हीट रिलीज हो रही है इसको हम देखते हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगी, ठीक है, हम कहते हैं कि ये भी स्ट्रॉन्ग था और ये भी स्ट्रॉन्ग था, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जो हमारे पास जो हीट रिलीज होगी ना, हीट रिलीज होगी, हम यहाँ पे लिखते हैं हीट जो रिलीज होगी वो कितनी होगी, 57.3 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है। किलो जूल्स पर मोल क्या है, किलो मतलब 1000, 1000 जूल्स मतलब कि हमारे पास एनर्जी को मेजर करने की यूनिट, क्योंकि हीट एनर्जी होती है, पर मोल यानी कि एक एक मोल की, एक मोल में कितनी हीट एनर्जी रिलीज होगी थाउजेंड्स के हिसाब से, तो 57,300 हम कहते हैं कि एनर्जी रिलीज होगी, इसलिए हम लिखते हैं 57.3 किलो जूल्स मोल एनर्जी, ठीक है। और अगर हम देखते हैं कि अगर ये दोनों स्ट्रॉन्ग, इनमें से कोई एक भी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा ना तो हीट एनर्जी से कम होगी, ठीक है, क्योंकि वो जो है वो इतनी आसानी से, जो वीक वाला होगा ना वो इतनी आसानी से डिसोसिएट नहीं होगा वाटर में। या हम कहते हैं कि अगर एसिड या इनमें से कोई एक स्ट्रॉन्ग वीक होगा, या हम कहते हैं दोनों वीक होंगे, तब भी हमारे पास जो हीट रिलीज होगी वो इससे कम रिलीज होगी, ठीक है। ये हीट जो है वो रिलीज हुई है, ठीक है, हीट रिलीज। तो हमने देखा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड इसमें एसिड जो है वो बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है और हीट रिलीज होती है।